हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका मित्र आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो फिर से एक बार बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं आज का सेशन प्रारंभ करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं मध्य में दूंगा और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। किसी वस्तु की ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है? देखिए, जो वस्तु के अणुओं की कुल ऊर्जा होती है उसी को वस्तु की ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जब आप हीट देते हैं तो ऊष्मा देने के बाद जो कण होते हैं उनमें मूवमेंट आने लगती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये कोई ठोस है और उसमें अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं और नीचे से मान लीजिए कि हम इसको हीट दे रहे हैं, नीचे से मान लीजिए गैस जला दिए, इसको हमने हीट देना शुरू किया तो इसमें इनके अणुओं में एनर्जी आने लगी, जिससे क्या होता है कि ये अपनी जगह पे तेजी से वाइब्रेट होने लगते हैं और एनर्जी को ट्रांसफर करने लगते हैं। तो पहले क्या था, जब इनकी स्थिति थी उस समय इनके अंदर mgs थी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और अब मूवमेंट कर रहे हैं तो अब हो गया हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो टोटल सम होता है वही ऊष्मा ऊर्जा होती है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शुरुआती थर्मामीटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? देखिए, शुरुआती थर्मामीटर विकसित किया गया था गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो के बारे में एक बात और है कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर पूछा जाए कि इसको और किस नाम से जानते हैं तो इसको हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो, इसको हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों इक्वल होते हैं? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा -40 डिग्री। देखिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला होता है C/5 F - 32/9। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो मान लीजिए कि हम दोनों को x मान लेते हैं। x/5 = x - 32/9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x = -160। तो x = आ जाएगा -40 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गैस थर्मामीटर तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि, देखिए, क्योंकि जो गैस थर्मामीटर होते हैं इनकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है कम होती है। देखिए, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? देखिए, Q बराबर CM डेल्टा T, ये विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला है, जहाँ पर जो C है ये आपकी विशिष्ट ऊष्मा है, ये आपका जो M है ये द्रव्यमान है, और जो T है ये है तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु का तापमान, एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमको जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे क्या होता है, अगर हम एक बर्फ ले लें, अगर हम एक कॉपर का एलिमेंट ले लें, अगर हम एक मरकरी का एलिमेंट ले लें, और सबका 1-1 ग्राम यदि हम ले लेते हैं, हम सबका अगर 1-1 ग्राम ले लेते हैं और उसको हम अगर गर्म करना शुरू करते हैं, देखिए टेम्परेचर जो है बढ़ाना बड़ी बात नहीं है। आप टेम्परेचर, जैसे क्या होता है, कई बार आप जैसे पानी उबालते हैं तो 0 से 100 डिग्री तो आपने कर दिया, 100 डिग्री पे पानी वेपराइज होने लगता है। उसके बाद उसके द्रव्यमान का जो ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसी को हम विशिष्ट ऊष्मा के नाम से जानते हैं। मतलब ये होता है, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होगी उसको उतनी ही ज़्यादा हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा हमारा 5वां प्रश्न। एक हीटर कॉइल से खाना पकाने के बर्तन तक उष्ण ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रक्रिया से किया जाता है? इसका सही आंसर होगा विकिरण और संवहन। देखिए,
विकिरण का मतलब होता है जहाँ पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे जो प्रकाश की किरणें हैं सूर्य से पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से ही आती हैं। संवहन का माध्यम होता है, जैसे मान लीजिए कि हम एक जार लेते हैं, इसमें हम पानी को भर देते हैं, ये मान लीजिए पानी के अणु हैं और नीचे से हम एनर्जी देते हैं, तो ये जो पानी के बुलबुले हैं नीचे से एनर्जी लेके ये ऊपर आ जाएंगे और जो ठंडे हैं वो नीचे चले जाएंगे, फिर ये एनर्जी लेके ऊपर आ जाएंगे और ये ठंडे तो नीचे चले जाएंगे। इस प्रकार से संवहन के द्वारा गर्म होता है। तो संवहन और विकिरण चालन क्यों नहीं हो सकता है? जैसे हम एक लोहे की छड़ ले लेते हैं और इसको हम हीटअप करने लगते हैं, तो लोहे का छड़ होता है सॉलिड होता है, इसके अणु पास पास होते हैं। एक अणु गर्म होगा वो अपनी ऊर्जा दूसरे को देगा, दूसरा अणु गर्म होगा वो अपनी ऊर्जा तीसरे को देगा। इसी प्रकार से एक छोर से दूसरे छोर तक ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तो देखिए इसमें हीटर कॉइल से हम खाना पका रहे हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि खाना लोहे का है, हीटर कॉइल के अंदर खाना रखे हैं, तो उसमें विकिरण और संवहन के माध्यम से ही ऊष्मा जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूर्ण शून्य वह तापमान है जिस पर, देखिए गैस में आणविक गति बंद हो जाती है। सबसे पहले जो हम कहते हैं इसको परम शून्य ताप, परम शून्य ताप, इसकी जो वैल्यू होती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इससे लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, इससे निम्न ताप पॉसिबल नहीं है, इस पे गैस में आणविक गति बंद हो जाएगी। तो ये था इसका सही आंसर। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। शरीर का तापमान किसका एक संकेतक है? शरीर का तापमान किसका एक संकेतक है? तो ये हो जाएगा शरीर के अणुओं की औसत गतिशील ऊर्जा। गतिशील ऊर्जा मतलब क्या होगा? आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह है हमारा 8वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा उपकरण थर्मल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्मापाइल। देखिए थर्मापाइल क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर का साधारण तापमान क्या है? 37 डिग्री। अगर आप रेंज की बात करेंगे तो 36.5 से 37.5 के आसपास होता है, ये रेंज अगर देखा जाए नॉर्मल टेम्परेचर। तो 37 डिग्री का राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उस वस्तु के अणु, देखिए तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अगर आप किसी सब्सटेंस को, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, ये कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है और हम मान लेते हैं कि ये ठोस है, कोई भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, ठोस है, ठोस के अणु पास पास होते हैं। तो जब इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, इसको जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि इसके एटम्स, मतलब जो इसके परमाणु होते हैं, जो इसके अणु होते हैं, तेजी से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे तेजी से ये वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, और जब ये तेजी से वाइब्रेट करते हैं तो ये मूव करना शुरू करते हैं, इसीलिए इसका सबसे सही आंसर होगा तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो जो उसके अणु होते हैं वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये है हमारा 11वां प्रश्न। इसमें पूछ रहा है कि एक फर्मीमेट किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा 10⁻⁻15। देखिए कुछ आपको याद कर लेना चाहिए, जैसे माइक्रो होता है, ये होता है 10⁻⁻6, नैनो होता है 10⁻⁻9, और एंगस्ट्रॉम की अगर आप बात करें, एंगस्ट्रॉम ये होता है 10⁻10। फर्मी का मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये कुछ है जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाशमान तीव्रता की एसआई यूनिट क्या है? देखिए कैंडिला होती है। देखिए ये जो लक्स है, ये जो ल्यूमेन है, ये दोनों जो है ये कैंडिला की व्युत्पन्न यूनिट है, व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं डेराइव्ड यूनिट। मतलब आपका 1 लक्स जो होता है
वो होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, और आपका 4 पाई ल्यूमेन जो होता है, 4 पाई ल्यूमेन वो होता है 1 कैंडेला। ठीक, और जो ये वॉट है, ये वॉट आपको पता ही है, पावर मतलब शक्ति की यूनिट है। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तारों और आकाशगंगाओं के द्रव्यमान आमतौर पर किस संदर्भ में व्यक्त किए जाते हैं? तो देखिए, जो तारे होते हैं और आकाशगंगा होते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, न्यूट्रॉन छोटी सी चीज़ होती है, और अगर हम बात करें तो पृथ्वी भी छोटी हो गई, चंद्र भी छोटा हो गया, तो ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक सौर मास हो जाता है। ठीक है, तो ये हम सौर मास में इसको हम व्यक्त करते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। यंग मॉडुलस की लोच की एसआई इकाई क्या है? ये होती है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए, यंग मॉडुलस को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, और जो हमारा स्ट्रेस होता है, जिसको प्रतिबल कहते हैं, इसको हम, इसका फॉर्मूला होता है F/A। जो स्ट्रेन होता है, जिसको हम कहते हैं विकृति, ये होता है L0/L। ठीक, तो अगर हम y बराबर फार्मूला निकालेंगे तो सिंपल सी बात है F/A L/L0। ये हमारा फार्मूला हो जाता है यंग मॉडुलस का। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब दूध को जोर से मथ लिया जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल। देखिए, अपकेंद्रीय बल क्या करता है, अगर हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो जो अंदर की तरफ लगता है उसको हम केंद्राभिमुख बल या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, जैसे कि अगर एक आदमी यहाँ पर साइकिल चला के जा रहा है, एक बल सेंटर की तरफ लगता है और एक बल सेंटर के बाहर लगता है, जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी फोर्स, काल्पनिक बल। वो होता है अपकेंद्रीय बल, जो हमको बाहर की तरफ खींचने का प्रयास करता है, जिससे कि हम बैलेंस हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अपकेंद्रीय बल। अब मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? पृथ्वी और सूरज के बीच की औसत दूरी है। हमने बताया था, देखिए, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। AU 1 AU इज इक्वल टू होता है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, 10⁻11 मीटर। अब आपको बता दें, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और अगर हम एक पारसेक की बात करें, मतलब तारे इत्यादि की दूरी नापने के लिए पारसेक का हम प्रयोग करते हैं, तो ये होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताया है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित भौतिक मात्रा का आयाम समान है। तो देखिए, आपका हो जाएगा B। कैसे? बल बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। आपका जो टॉर्क होता है टाउ, वो क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, तो देखिए, ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। अब जैसे अगर आप वेलोसिटी की बात करें, चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। गतिज ऊर्जा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। ये आपका हो जाता है ½ mv²। देखिए, ये दोनों डिफरेंट हैं। ऐसे ही अगर हम पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा की बात करें, इस ऑप्शन को लेकर चलें, तो ये होता है mgh। रेखीय संवेग की बात करें, ये होता है m/v। ये भी डिफरेंट हो गया। तो सही उत्तर इसका होगा सेकंड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैक्सवेल किसकी इकाई है? मैक्सवेल चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। देखिए, चुंबकीय प्रवाह क्या होता है कि अगर हमारा कोई एक बंद परिपथ है, तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं को, जो टोटल संख्या होती है, उसको ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है B/A। ठीक है, और जो इसकी यूनिट होती है SI यूनिट, वो होती है वेबर। इसकी ये SI यूनिट है, और जो इसकी CGS यूनिट है, CGS यूनिट, ये होती है मैक्सवेल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठोस कोण की इकाई क्या है?
तो उसको हम स्टेरेडियन से डिनोट करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा विद्युत प्रवाह। देखिए जो करंट होता है I बराबर हम क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर। देखिए इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, फिर भी ये अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसके अतिरिक्त एक चीज़ और होता है कि अगर ये त्रिभुज और समलंब चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम के नियम का अगर पालन करते हैं, के नियम का अगर पालन करेंगे तभी ये नियम का पालन करेंगे तभी वेक्टर क्वांटिटी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है कि अगर मैं एक सर्किट बना दूँ और ये हमारा एक हो गया जंक्शन, ये हमारा हो गया जंक्शन, और मान लीजिए देखिए एक करंट यहाँ से आ रही है, ये है I1, एक करंट यहाँ से आ रही है, ये हो गया I2, सॉरी फिर से बना देता हूँ। देखिए ये मैं एक सर्किट बना रहा हूँ और इसमें मान लीजिए कि एक करंट आ रही है I1, इधर से करंट आ रही है I2, इधर से करंट जा रही है I3, इधर से करंट जा रही है I4। तो अब इसका जब हम अलजेब्रिक सम निकालते हैं, एक्चुअली हम लोग इसका अलजेब्रिक सम निकालते हैं, तो हम कुछ ऐसा निकालते हैं, हो जाता I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो देखिए इस तरीके से निकलता, किरचॉफ्स लॉ में भी ऐसा ही है। तो जहाँ पे आप अलजेब्रिक सम मतलब बीजगणितीय योग निकालते हैं वो वैसे भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ये आपको अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको रख लीजिए, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसमें लगेगा उनको कि क्वेश्चन ही गलत पूछा है, क्योंकि उस हिसाब से देखा जाए तो चारों ही वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करते हैं कि आज आपको ज़्यादा पसंद आया होगा और इसी तरह से हम अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें